हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी जूलॉजी मेंटर। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एक जूलॉजी का एक चैप्टर, रासायनिक संवहन तथा एकीकरण। अब चैप्टर के नेम से तो आपको बहुत ऐसा लग रहा होगा क्या है रासायनिक संवहन तथा एकीकरण। हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? हम इस चैप्टर में ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। हमारे शरीर में कौन कौन सी ग्रंथियाँ होती हैं, वो किस हार्मोन का स्त्रवन करती है और वो कहाँ पे स्थित होती है, और उन हार्मोन का क्या कार्य रहता है हमारे शरीर में। तो बच्चों, आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ के आए होंगे, जैसे ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है, हाइपोथैलेमस होती है, पीयूष ग्रंथि होती है। बस आपने ग्रंथियों के बारे में पढ़ा होगा कि ग्रंथियाँ कौन कौन सी होती है, पर उन ग्रंथियों के कौन से हार्मोन निकलते हैं, वो क्या कार्य करते हैं, उसको हम आज डिटेल में देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो कौन सा था, तंत्रिकीय नियंत्रण वाला था। तंत्रिकीय नियंत्रण में हमने किसके बारे में पढ़ा था? तंत्रिकाओं के बारे में पढ़ा था। समझ में आया बच्चों, किसके बारे में पढ़ा था? तंत्रिकाओं के बारे में। हमें किसके बारे में पढ़ेंगे? अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि तंत्रिका तंत्र और जो हमारा रासायनिक तंत्र, रासायनिक समन्वय है, और रासायनिक समन्वय किसकी वजह से स्थापित हो रहा है? अंतःस्रावी ग्रंथियों की वजह से। इन दोनों में क्या अंतर है? इन दोनों में क्या अंतर है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथि? तंत्रिका तंत्र, आपको पता है कि तंत्रिका तंत्र में जैसे आवेगों का संचरण हो रहा है, आप लोग पढ़ के आए हैं कि आवेगों का संचरण किसके द्वारा हो रहा है? तंत्रिकाओं के द्वारा। तंत्रिका मतलब न्यूरॉन्स के द्वारा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आवेगों का संचरण किसके द्वारा होता है? तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। तंत्रिकाओं के द्वारा होता है। और यहाँ पे जो आवेगों का संचरण है वो कैसा होता है? रसायनों के द्वारा। रासायनिक समन्वय नाम से पता चल रहा है। यहाँ आवेगों का संचरण किसके द्वारा हो रहा है? रसायनों के द्वारा। रसायन मतलब हार्मोन के द्वारा। रसायन मतलब क्या है बच्चा? हार्मोन के द्वारा। अब ठीक है मैम, ये तो समझ में आ गया कि यहाँ रसायनों के द्वारा हो रहा है या तंत्रिकाओं के द्वारा हो रहा है। पर नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि कौन सा समन्वय कैसा होता है? फास्ट होता है। फास्ट कौन सा समन्वय? तो तंत्रिका तंत्र कैसा होता है? फास्ट होता है, तीव्र कार्य करता है। और ये कैसे कार्य करता है? धीमा कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है भाई? तंत्रिका तंत्र कैसा होता है? जैसे हमने कोई भी गर्म वस्तु को छुआ, जैसे ही हमने गर्म वस्तु को जैसे ही छूते हैं तो हम अपने हाथ को हटा लेते हैं, क्योंकि आवेगों का संचरण हो जाता है। वो आवेगों का संचरण किसके द्वारा हो रहा है? तंत्रिकाओं के द्वारा। तो जैसे ही हमने अपना हाथ हटाया, क्यों? क्योंकि किससे हो रहा है? बिंदु से बिंदु। कैसा समन्वय में हो रहा है? बिंदु से बिंदु। बिंदु से बिंदु का मतलब क्या होता है? पॉइंट टू पॉइंट। भाई सपोज करना ये न्यूरॉन है, यहाँ से ये आपके एक्सोन तंत्रिका और ये सिनेप्टिक नोब, यहाँ से ये तंत्रिका संचार निकले, फिर दूसरे न्यूरॉन के दुर्माक्ष ने ले लिया। तो बिंदु से बिंदु कौन सा हो रहा है? आपका तंत्रिका तंत्र कार्य कर रहा है। बट ये याद रखना कि ये कुछ समय के लिए, बहुत अल्प समय के लिए होता है। किस समय के लिए होता है? अल्प समय के लिए। भाई कोई भी चीज फास्ट होगी, अगर हम बात करें कोई भी चीज तीव्र कार्य कर रही होगी तो वो किस समय के लिए होगी? अल्प समय के लिए, कम समय के लिए। और ये किस समय के लिए होगी? लंबे समय के लिए। लंबे समय के लिए। तो रासायनिक समन्वय किसने काम करता है? समय के लिए। और तंत्रिकीय तंत्र वाला जो तंत्रिकीय समन्वय कैसे काम करता है? अल्प समय के लिए। इतना क्लियर है? ये आवेगों के रूप में संचरण करता है। कौन सा आवेग? विद्युतीय आवेगों, और ये रसायन आवेगों के द्वारा, हार्मोन के द्वारा करता है। ठीक है, तंत्रिकाओं के द्वारा करता है। और कौन सा आवेग बोलेंगे? विद्युतीय आवेगों का। और ये कौन से आवेग करता है? रासायनिक आवेगों का। क्लियर है? अगला टॉपिक देखते हैं। ये आपका एक बेसिक सा पॉइंट रहा कि तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र में क्या अंतर है। अगला आता है हमारा कि हमारे शरीर में जो ग्रंथियां होती है वो कौन कौन से प्रकार की होती है। ठीक है, हमारे शरीर में मुख्यतः 3 प्रकार की ग्रंथियां बताई जाती है। वैसे तो 2 ही प्रकार की होती है। एक तो होती है बच्चा बहिस्रावी ग्रंथि,
एक होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होती है आपकी मिश्रित ग्रंथि या संयुक्त ग्रंथि। मिश्रित या संयुक्त ग्रंथि, ठीक है। मुख्यतः दो प्रकार की होती है, बहिस्रावी और अंतःस्रावी। मिश्रित और संयुक्त में क्या होता है बच्चों कि जो ग्रंथि बहिस्रावी की तरह भी कार्य कर रही हो और अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य कर रही हो, उसको हम किस में रख देते हैं, मिश्रित ग्रंथि में रख देते हैं। तो बहिस्रावी ग्रंथि में कैसी ग्रंथि आएंगी, बहिस्रावी ग्रंथि में दोनों ग्रंथि आती है, एक कोशिकीय ग्रंथियां भी आती है और बहुकोशिकीय ग्रंथियां भी आती हैं। एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय, दोनों प्रकार की ग्रंथियां किस में आ रही है बच्चा, बहिस्रावी में। अंतःस्रावी में केवल कौन सी आती है, अंतःस्रावी में केवल आती है बहुकोशिकीय ग्रंथि। कैसी ग्रंथि आती है, बहुकोशिकीय ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि में तो ऐसी ग्रंथि जो बहिस्रावी की तरह भी कार्य कर रही हो और अंतःस्रावी तरह के कार्य कर रही हो, उनको हम कैसी ग्रंथि बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि। आपको इनका इंग्लिश वर्ड भी पता होना चाहिए। बहिस्रावी को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोक्राइन, अंतःस्रावी को बोलते हैं एंडोक्राइन और मिश्रित को बोलते हैं आपकी हेट्रोक्राइन। अब तुम्हें ये कंफ्यूजन होगा मैम कौन सी एक ऐसी एक कोशिकीय ग्रंथि है जो इसके अंदर आ रही है। भाई एक कोशिकीय ग्रंथि अगर इसके अंदर आ रही है तो कौन सी ऐसी एक कोशिकीय ग्रंथि है जो कि इसके अंदर आ, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भाई एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों आ रही है, पर बहिस्रावी ग्रंथियां वो होती है जिनमें नलिका क्या होती है, उपस्थित होती है। नलिका क्या होती है, उपस्थित। ये अपना स्त्रवन किधर डाल रही है बच्चों, नलिकाओं में डाल रही है। ये स्त्रवन किधर डाल रही है, नलिकाओं में। सपोज करो ये कोई ग्रंथि है तो ये अपना स्त्रवन किधर डाल रही है, नलिकाओं में। पर अंतःस्रावी ग्रंथियों में वो ग्रंथि आती है, सपोज करो ये कोई अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये अपना स्त्रवन किधर डालेगी, ये सीधे रक्त में डालेगी। किधर डालेगी, रक्त में, मतलब हमारे शरीर के द्रव में। तो मतलब ये कैसी हो गई, नलिका विहीन हो गई। इनका स्त्रवन सीधे रक्त में होता है। कहाँ पे होता है, रक्त में। इतना क्लियर है आप लोगों को, आगे देखते हैं। अब बहिस्रावी ग्रंथि के उदाहरण कौन कौन से हैं, बहुत सारे हैं बहिस्रावी ग्रंथि के। जैसे हमारे शरीर की श्वेत ग्रंथि हो गई बहिस्रावी। हमारे शरीर में तेल ग्रंथि होती है, जहाँ से हम बोलते हैं ना हमारे शरीर में तेल, गर्मियों में बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारे शरीर में चिपचिपा लग रहा है, तेल का स्त्रवन, क्योंकि हमारे शरीर पे क्या होती है, तेल ग्रंथियाँ होती है त्वचा के ऊपर, ठीक है। और श्वेत ग्रंथि हो गई, तेल ग्रंथि हो गई, हमारी अश्रु ग्रंथि हो गई, स्तन ग्रंथि हो गई, ये सारी किस प्रकार की ग्रंथि है, बहिस्रावी। बट साथ में आप लोगों ने अग्नाशय के बारे में सुना होगा, और अग्नाशय आपने पढ़ा होगा कि अग्नाशय कैसी ग्रंथि है, मिश्रित ग्रंथि है। अब अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि क्यों है बच्चा, क्योंकि अग्नाशय दोनों तरह के काम कर रही है। एक तो आपका किसकी तरह काम कर रही है, बहिस्रावी का, और एक किसकी तरह काम कर रही है, अंतःस्रावी का। बहिस्रावी की तरह क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अग्नाशय एक रस निकालती है, उसको बोलते हैं अग्नाशय रस, जो हमारे किस में मदद करता है बच्चों, पाचन की क्रिया में मदद करता है। और अंतःस्रावी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो क्या निकालती है, हार्मोन निकालती है। क्लियर है आप लोगों को। तो हम बोलेंगे बहिस्रावी ग्रंथि में कौन कौन सी आ गई, हमारी श्वेत ग्रंथि आ गई, अश्रु ग्रंथि आ गई जो हमारी आंख में होती है, और तेल ग्रंथि आ गई जो हमारी त्वचा पे पाई जाती है, और स्तन ग्रंथि आ गई इसके अलावा आपको भी बताया था अग्नाशय। बहिस्रावी में क्यों रखा है बच्चों अग्नाशय को, क्योंकि कौन सा रस स्रावित कर रही है, अग्नाशयी रस।
इसके अलावा गोनाड्स, गोनाड्स क्या होते हैं? जनन अंग। गोनाड का मतलब क्या होता है बच्चा? जनन अंग। जैसे नर जनन अंग को क्या बोलते हैं? वृषण, और मादा जनन अंग को क्या बोलते हैं? अंडाशय। तो वृषण और अंडाशय। अब आप लोग के समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि वृषण अंडाशय बहिस्रावी कैसे हुई? मैम वृषण तो हमने पढ़ा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालता है, और अंडाशय हमने पढ़ा है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकालता है। वृषण की बात करते हैं तो वृषण के अंदर किसका निर्माण होता है? शुक्राणु का। और शुक्राणु क्या है? एक नर जन्म कोशिका है। तो शुक्राणु का उत्पादन होता है, तो इसलिए हमने किस में रख दिया? बहिस्रावी में। सेम कॉन्सेप्ट अंडाशय के साथ है। अंडाशय में किसका उत्पादन होता है? अंड का। अंड का उत्पादन होता है, तो इसलिए कौन सी कोशिका में रख दी? बहिस्रावी में। क्लियर है? आगे देखते हैं। तो ये सब मोइजली ग्रंथि है जो कैसी है? बहिस्रावी। बट अभी भी इसमें एक चीज ऐसी बची है जो कि एक कोशिकीय मैंने यहाँ पे लिखा है। एक कोशिकीय ग्रंथि होती है बच्चा गॉबलेट कोशिका। कौन सी होती है? गॉबलेट कोशिका। गॉबलेट कोशिका किसका स्त्रवण करती है? ये श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। किसका स्त्रवण करती है? श्लेष्मा का। आप एक चीज बहुत अच्छे से याद रखना बच्चा कि हमारे शरीर में एक कोशिकीय ग्रंथि कौन सी मिलती है? गॉबलेट कोशिका। एक कोशिकीय भी है, बहिस्त्रावी है, अंतःस्त्रावी नहीं है। और गॉबलेट कोशिका किसका स्त्रवण करती है बच्चों? म्यूकस। म्यूकस मतलब श्लेष्मा का। ठीक है। अब अंतःस्रावी, अंतःस्रावी तो आप सब लोग ही जानते होंगे, बहुत सारी ग्रंथि है। हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, पीयूष ग्रंथि है, और बताइए अग्नाशय है। अग्नाशय हार्मोन निकालेगी तो अंतःस्रावी, और अग्नाशय रस निकालेगी तो हमने किस रख दिया इसको? बहिस्रावी में। थाइमस है, पीनियल ग्रंथि है, थाइमस, पीनियल, गोनाड। इसके अलावा और हो गई हमारी थायराइड, पैराथायराइड, अधिवृक्क। ये सब किस प्रकार की ग्रंथि है बच्चा? ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब अंतःस्रावी ग्रंथि है तो अपना स्त्रवण किधर डालेगी? सीधे के सीधे रक्त में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नलिका नहीं पाई जाती। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि वो होती है जो कि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों की तरह कार्य करेगी। अब तुम लोग आराम से इसमें छाट सकते हो कौन सी ऐसी ग्रंथि है। एक गोनाड और एक अग्नाशय, क्योंकि गोनाड और अग्नाशय मैंने यहाँ पर भी लिखा है। ये रहा गोनाड और ये रहा अग्नाशय। क्लियर है? तो मिश्रित ग्रंथि का उदाहरण क्या आ जाएगा? अग्नाशय और गोनाड। अग्नाशय क्या कर रही है? अग्नाशय रस का स्त्रवण कर रही है तो बहिस्रावी, और हार्मोन निकाल रही है तो अंतःस्रावी। गोनाड्स अगर बात करें वृषण और अंडाशय, अगर अंडाणु का और शुक्राणु का निर्माण हो रहा है तब बहिस्रावी, और हार्मोन निकाल रहे तो अंतःस्रावी। क्लियर है इतना? याद रखना एक कोशिकीय ग्रंथि तो बहुत अच्छे से कौन सी होती है? गॉबलेट कोशिका, और साथ में कैसी होती है? वो बहिस्रावी होती है। क्लियर है इतना? अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। एक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है कि हमारे तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र दोनों मिलकर क्या करता है? हमारे शरीर की क्रियाओं का नियंत्रण करता है और समन्वय करता है। भाई क्रियाओं का नियंत्रण समन्वय, अब कुछ लाइन समझ में नहीं आ रही होगी एनसीईआरटी की, क्या मतलब है नियंत्रण और समन्वय का? कि हमारे शरीर में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उन पे कंट्रोल करने का, नियंत्रण मतलब हम किसी चीज पे कंट्रोल कर रहे हैं, वो कार्य कौन करता है? तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। और नियमन मतलब रेगुलेट करने का, कि भी कार्य ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनको प्रॉपर वे में करने का कार्य कौन करता है? तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। क्लियर है बच्चा? आगे के लिए पढ़ते हैं। मानव का अंतःस्रावी तंत्र। मानव अंतःस्रावी तंत्र, कि मानव का अंतःस्रावी तंत्र किस किस चीज से मिलकर बना है? हम बात करते हैं मानव का अंतःस्रावी तंत्र मुख्यतः 4 चीजों से मिलकर बना है।
सबसे पहले तो हमारे मुख्य एक ग्रंथि होती है हमारे मस्तिष्क में जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। क्या नाम बचा? हाइपोथैलेमस। आपको पता है हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर का मतलब कि पीयूष ग्रंथि मास्टर है, उस पर भी नियंत्रण कौन कर रही है? हाइपोथैलेमस कर रही है। तो बात करते हैं मानव अंतःस्रावी तंत्र में, एक कौन सी हो गई? हाइपोथैलेमस हो गई। फिर कौन सी हो गई? हाइपोथैलेमस के अलावा तो बहुत सारी ग्रंथि आती है, और मुख्यतः ऐसी कौन सी ग्रंथि होगी? फिर सारी अंतःस्रावी ग्रंथि आ गई। अंतःस्रावी ग्रंथियां, ग्रंथियां क्या है, किससे बनी होगी? ग्रंथियां उत्तकों से बनी होगी। तो हम क्या लिख लेंगे? अंतःस्रावी उत्तक। क्या लिख देंगे? अंतःस्रावी उत्तक। और उत्तक किससे मिलके बना होता है? भाई सबको पता है उत्तक किससे बना है? कोशिकाओं से। तो क्या आ जाएगा? अंतःस्रावी उत्तक। ये चारों क्या बना रहे हैं? ये चारों मिलकर क्या बना रहे हैं? मानव का अंतःस्रावी तंत्र। कौन कौन? हाइपोथैलेमस, अंतःस्रावी ग्रंथियां। ग्रंथियां किससे मिलकर बनी है? उत्तकों से। और उत्तक किससे मिलकर बने हैं? कोशिकाओं से। अब बात करते हैं कि अंतःस्रावी तंत्र करता क्या है। भाई आपको पता है कि अंतःस्रावी तंत्र करता क्या है? हार्मोन का संश्लेषण करता है, स्त्रवन करता है। अब हार्मोन की प्रकृति कैसी होती है? भाई हार्मोन तो बोलते हैं रासायनिक प्रकृति होती है। अब रासायनिक प्रकृति अलग अलग प्रकार की हो सकती है। भाई प्रोटीन के भी बने हो सकते हैं, पॉलीपेप्टाइड के भी बने हो सकते हैं, आयोडीन से भी बने हो सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं। तो प्रकृति अलग अलग प्रकार की होती है, तो हम क्लियर से बोल सकते हैं रासायनिक प्रकृति होती है। ठीक है, रासायनिक प्रकृति है तो लिख दिया रासायनिक। किसकी तरह काम कर रहे हैं? भाई एक इंफॉर्मेशन को मेरे यहाँ से या मेरे मैसेज को पहुंचा रहे हैं किसी दूसरे ग्रंथि के पास, मतलब संदेश पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो किसकी तरह काम हो गया बच्चा? संदेश वाहक की तरह। रासायनिक संदेशवाहक की तरह। कौन कर रहा है रासायनिक संदेशवाहक की तरह कार्य? हार्मोन कर रहा है। अब हार्मोन मैम बहुत अधिक मात्रा में निकलता है कि हम बोलते हैं कि भाई भर भर के हार्मोन निकल रहा है, ऐसा नहीं होता। हार्मोन बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में निकलता है। कैसी मात्रा में निकलता है? सूक्ष्म मात्रा में। तो अगला पॉइंट आ जाएगा कि हार्मोन किस मात्रा में निकलता है? सूक्ष्म मात्रा में। और साथ में हार्मोन अंतरकोशिकीय संदेशवाहक की तरह भी कार्य करता है। अंतर कोशिकी का मतलब क्या होता है? दो कोशिकाओं के मध्य, कि अगर दो कोशिकाओं के मध्य कनेक्शन होना हो तो क्या बोलेंगे? अंतर कोशिकीय। और इंग्लिश का वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा, तुम याद रखोगे तो इंटरसेल्युलर की तरह, कि दो कोशिकाओं के बीच में क्या कर रहा है? मैसेज को भेज रहा है, संदेश को भेज रहा है। तो कैसा हो गया? इंटरसेल्युलर। साथ में बोला जाता है कि हार्मोन कैसे होते हैं बच्चा? अपोषक होते हैं। अपोषक का मतलब क्या होता है? भाई इनमें ये नहीं है कि हम बोलेंगे कोई भी, हम बाहर से कोई भी एक फूड प्रोडक्ट लेकर आए, कुछ भी खाने का सामान लेकर आए, तो उसके अंदर लिखा है इतना कार्बोहाइड्रेट है, इतना प्रोटीन है, इतना लिपिड है। ऐसा नहीं होता है बच्चा इसके अंदर। ये अपोषक है। ये नहीं कि हार्मोन मिलते ही हमारे अंदर एनर्जी आ जाएगी और हम तो बिल्कुल बूस्टअप हो चुके हैं, बिल्कुल बॉर्नवीटा की तरह। ऐसा नहीं है। अपोषक है, एनर्जी नहीं देते हैं। मेजरली क्या काम करते हैं? संदेश वाहक की तरह एक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये कैसे होते हैं? अपोषक होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इतना के इतना समझ में आया? अब आगे देखते हैं, सबसे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हाइपोथैलेमस से। अब मैंने आपको उससे पहले ही बताया था कि हाइपोथैलेमस को क्या बोलते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड का मतलब क्या होता है? भाई एक ऐसी ग्लैंड जो किस पे नियंत्रण कर रही है? हमारी मास्टर ग्रंथि पे। मास्टर ग्रंथि क्या होती है? पीयूष ग्रंथि को क्या बोला जाता है? मास्टर ग्रंथि। तो हाइपोथैलेमस की बात करें तो इसको बोला जाता है मास्टर ऑफ और मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड किसको बोला जा रहा है? हाइपोथैलेमस को। अब हाइपोथैलेमस उपस्थित कहाँ होता है? आप लोगों को पता होगा, ये पढ़ाया भी था तंत्रिका वाले चैप्टर में, कि हाइपोथैलेमस कहाँ पे उपस्थित होता है?
हमारे मस्तिष्क में अग्र मस्तिष्क के डायनसेफेलोन एक भाग होता है, बताया था। एक तो अग्र मस्तिष्क के अंदर क्या होता है, प्रमस्तिष्क, और एक होता है डायनसेफेलोन। तो डायनसेफेलोन के पश्च भाग पे क्या होता है, हाइपोथैलेमस। तो क्या बोलेंगे, डायनसेफेलोन जो किसका भाग है, अग्र मस्तिष्क का। डायनसेफेलोन के पश्च भाग में उपस्थित होता है। कौन उपस्थित होता है डायनसेफेलोन के पश्च भाग में, हाइपोथैलेमस उपस्थित होता है। आगे देखते हैं। हाइपोथैलेमस के अंदर याद रखना बच्चा कि कौन सी कोशिका होती है, तंत्रिका स्त्रावी कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है, तंत्रिका स्त्रावी कोशिका, जो हार्मोन का क्या करती है, उत्पादन करती है, जिन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाई। तंत्रिका स्त्रावी कोशिका मुख्यतः कौन से हार्मोन, दो। एक तो होता है आपका मोचक हार्मोन, और एक होता है संदमक हार्मोन। इसको निरोधी हार्मोन भी कह सकते हैं। कौन कौन से हार्मोन लिखे हैं बच्चा, एक तो मोचक हार्मोन और एक संदमक हार्मोन। मोचक हार्मोन का मतलब क्या होता है, मोचक हार्मोन वो हार्मोन है जो आगे वाली ग्रंथि मतलब पीयूष ग्रंथि या अन्य ग्रंथि को उत्तेजित करे कि तुम हार्मोन का क्या करो, उत्पादन करो। निरोधी हार्मोन का मतलब होता है कि दूसरी ग्रंथि को रोक रही कि तुम अब हार्मोन का उत्पादन मत करो। या संदमक हार्मोन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन, और इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में इनिबिटरी हार्मोन। इन दोनों हार्मोन का कौन कर रहा है स्तवन, तंत्रिका स्त्रावी कोशिका, जो कहाँ उपस्थित है, हाइपोथैलेमस में। और हाइपोथैलेमस खुद कहाँ पे उपस्थित है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बच्चों की, अग्र मस्तिष्क में कौन सा भाग, डायनसेफेलोन के भी कहाँ पे उपस्थित है, पश्च भाग। पश्च मतलब समझते हो ना, अग्र और पश्च, पश्च मतलब पीछे की साइड, ठीक है। और ज्यादा अच्छा है कि पश्च का मतलब होता है जैसे हमारा अग्र कौन सा हो गया, सिर वाला साइड, और पश्च मतलब कौन सा हो गया, पैर वाला साइड, मतलब नीचे वाला साइड भी बोल सकते हैं। ठीक है। मोचक हार्मोन क्या कार्य करेगा, मोचक हार्मोन पीयूष ग्रंथि को क्या करेगा, उत्तेजित करेगा। पीयूष ग्रंथि को उत्तेजित क्यों कर रहा है, कि हार्मोन का क्या करो, स्त्रवण करो, और ये पीयूष ग्रंथि को क्या करेगा, रोकेगा, संदमित करेगा। ठीक है, संदमित बोल दो या फिर निरोधी बोल दो, बात एक ही। अगले देखते हैं, इसको लिख लेना कि संदमित बोल दो या फिर निरोधी बोल दो, या निरोधक बोल दो। अगला देखते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक आ गया आपके पास GHIH। GHIH का मतलब होता है, IH मतलब क्या होता है, इनिबिटिंग हार्मोन। किसको रोक रहा है, GH का मतलब होता है वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। क्या होता है, वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन। IH का मतलब क्या हो गया, निरोधी हार्मोन। तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन, निरोधी हार्मोन। समझ में आ गया। अगर मैं इसको GHRH कर दूं तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन, मोचक हार्मोन। ऐसे आपको हार्मोन की, हर एक हार्मोन की शॉर्ट फॉर्म्स याद करनी पड़ेगी, उनका इंग्लिश भी याद करना पड़ेगा। इंग्लिश आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि जैसे GHIH हो गया, GHRH हो गया, तो IH का मतलब क्या होता है, इनिबिटिंग, और RH का मतलब क्या होता है, रिलीजिंग। और GH का मतलब क्या है बच्चा, यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, वृद्धि हार्मोन। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब अगली ग्रंथि के हम बारे में है, जो हमारी सेकेंड ग्रंथि आती है,
सेकंड हमारी ग्रंथि आती है पीयूष ग्रंथि। जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। अब मैंने आपको बताया था कि हाइपोथैलेमस को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड का मतलब मास्टर ग्लैंड की भी मास्टर है भाई। तो मास्टर ग्लैंड खुद है कौन सी है, ये है, इसको बोला जाता है मास्टर ग्लैंड। किसको बोला जाता है, पीयूष ग्रंथि को। अब ये कहाँ पे उपस्थित होती है वो समझना। आप लोगों ने पढ़ी होगी स्फिनोइड अस्थि होती है। आपने क्रेनियम स्कल पढ़ा होगा, क्रेनियम में आपने 8 बोन पढ़ी होगी, उसमें आप लोगों ने एक बोन पढ़ी होगी जिसका नाम होता है स्फिनोइड बोन्स। क्या नाम होता है, स्फिनोइड। तो स्फिनोइड अस्थि की, ये सपोज करना स्फिनोइड अस्थि है, और स्फिनोइड अस्थि की एक गुहा होती है जिसका नाम होता है सेला टर्सिका। कौन सी अस्थि है ये, स्फिनोइड अस्थि, जो कहाँ पे होती है, हमारे मस्तिष्क में होती है। उसकी एक गुहा होती है जिसका नाम है ये सेला टर्सिका। क्या नाम है, सेला टर्सिका। स्फिनोइड अस्थि की सेला टर्सिका में कौन सी ग्रंथि होती है, ये पीयूष ग्रंथि होती है। और पीयूष ग्रंथि एक व्रंत के द्वारा होती है जिसको व्रंत को बोलते हैं इनफंडीबुलम। क्या बोला जाता है, इनफंडीबुलम, इस व्रंत को। क्लियर है। यहाँ ऊपर कौन सी ग्रंथि होगी, हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस से पीयूष ग्रंथि एक व्रंत के द्वारा लटकी रहती है और उस व्रंत का नाम क्या है, इनफंडीबुलम। और वो जो पीयूष ग्रंथि है, कौन सी ग्रंथि है ये, पीयूष ग्रंथि, वो कहाँ दसी हुई होती है, वो दसी हुई होती है सेला टर्सिका नामक गुहा में। किसमें दसी होती है, सेला टर्सिका नामक गुहा में। मैम ये सेला टर्सिका कहाँ पे होती है, ये स्फिनोइड अस्थि की गुहा है। किसकी अस्थि गुहा है, स्फिनोइड अस्थि। अब मैम ये स्फिनोइड अस्थि कहाँ पे होती है, तो स्फिनोइड अस्थि होती है हमारे मस्तिष्क में। 8 अस्थियां होती हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, एथमोइड और स्फिनोइड। तो स्फिनोइड अस्थि की जो गुहा है उसका नाम क्या रहा है बच्चा, सेला टर्सिका। उस सेला टर्सिका नामक गुहा में क्या दसी होती है, हमारी पीयूष ग्रंथि दसी होती है। और पीयूष ग्रंथि एक व्रंत के द्वारा लटकी होती है, उस व्रंत को हमने क्या बोला है, इनफंडीबुलम। और उसके ऊपर कौन सी ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस। ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे सेला टर्सिका नामक गुहा में पीयूष ग्रंथि उपस्थित होती है। आ गया इतना समझ में, इतने में कोई डाउट। अब हमने ये तो एक शॉर्ट रफ डायग्राम देखा कि कहाँ पे उपस्थित होती है। अब हम पीयूष ग्रंथि की आंतरिक संरचना देख रहे हैं कि पीयूष ग्रंथि के कौन कौन से भाग है और उसमें क्या क्या होता है। अगले पे बढ़ते हैं। आप थोड़ा समझना डायग्राम को अच्छे से। देखना, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हाइपोथैलेमस में क्या होती है, तंत्रिका स्रावी कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है, तंत्रिका स्रावी कोशिका। ये तंत्रिका स्रावी कोशिका क्या है, कुछ नहीं है, न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन के आपको पता है कि वो ऊपर के होते हैं, जो डेंड्राइट्स होते हैं वो सब इकट्ठे होकर क्या बना लेते हैं, न्यूक्लियाई बना लेते हैं। ठीक है। अब तंत्रिका स्रावी कोशिका किसका उत्पादन कर रही है, मोचक हार्मोन और निरोधी हार्मोन। थोड़ा समझना इस कॉन्सेप्ट को, किसका स्त्राव कर रही है, मोचक हार्मोन, निरोधी हार्मोन। और मोचक हार्मोन किसको उत्तेजित कर रहे हैं, पीयूष ग्रंथि को। निरोधी हार्मोन किसको रोक रहे हैं, पीयूष ग्रंथि को। अब वहां से ये सब चीजें आ कैसे रही हैं वो समझना। यहाँ पे ये तंत्रिका स्रावी कोशिका है जो किसका स्त्रावन कर रही है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन का। अब ये तंत्रिका स्रावी कोशिका क्या कर रही है, इधर आ रही है। अब तंत्रिका स्रावी कोशिका में वही ये होगा, एक्सोन वगैरह, ये ठीक है, ये जो भी है।
अब इसके दो भाग होते हैं पीयूष ग्रंथि के। पीयूष ग्रंथि के कितने भाग होते हैं? दो भाग, एक तो अग्र पीयूष ग्रंथि और एक पश्च पीयूष ग्रंथि। अग्र पीयूष ग्रंथि तक जो भी पदार्थ आ रहा है वो किसके थ्रू आ रहा है? ये आ रहा है यहाँ पे हाइपोफाइशियल निवाहिका शिरा के द्वारा। किसके द्वारा आ रहा है? हाइपोफाइशियल निवाहिका शिरा के द्वारा, या हाइपोफाइसिस निवाहिका शिरा। कौन सी निवाहिका शिरा है बच्चा? ये हाइपोफाइसिस निवाहिका शिरा। जो क्या कार्य कर रही है समझना, यहाँ से जो भी रिलीजिंग और इनिबिटिंग हार्मोन है, मोचक और संदमक हार्मोन है, वो यहाँ तक किसके द्वारा आ रहे हैं? हाइपोफाइशियल निवाहिका शिरा के द्वारा। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कोई हाइपोफाइशियल निवाहिका शिरा नहीं होती है पश्च पीयूष ग्रंथि से। यहाँ पर क्या होता है? डायरेक्ट ही ये तंत्रिकाक्ष आते हैं और हार्मोन का क्या करते हैं? स्त्रवन करते हैं। इतना समझ में आ रहा है? ये इसको क्या बोलेंगे? तंत्रिकाक्ष। अब तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा होगा मैं अपने इस डायग्राम में बनाया क्या है। ये तो है बच्चा, इसको बोला जाता है एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बोला जाता है? एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस का मतलब होता है, हाइपोफाइसिस किसके लिए यूज करते हैं? पीयूष ग्रंथि के लिए बोलते हैं। एडिनो मतलब आगे वाला। इसको बोला जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या बोला जाता है? न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो आगे वाला कौन सा हो गया? एडिनो, और पीछे वाला कौन सा हो गया? न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब एडिनो हाइपोफाइसिस के भी दो भाग होते हैं। ये जो भाग आपको दिख रहा है, इस भाग को बोला जाता है पार्स डिस्टैलिस। क्या बोला जाता है? पार्स डिस्टैलिस। समझना कि इसका भी दो भाग है, एक तो कौन सा हो गया? पार्स डिस्टैलिस, और एक और होता है जो मैंने पिंक कलर से आपका ये डिनोट करा है, जिसको बोला जाता है पार्स इंटरमीडिया। क्या बोला जाता है? पार्स इंटरमीडिया। अब देख रहे होंगे मैम ये पार्स इंटरमीडिया तो हमें कोई भाग नहीं दिख रहा। पार्स इंटरमीडिया क्या होता है बच्चा? कि जैसे मानव के अंदर बात करें, ह्यूमंस में, हम लोग में बात करें, तो पार्स इंटरमीडिया लगभग किस में मर्ज हो चुका है? किस में मिल चुका है? पार्स डिस्टैलिस में। खुद का कोई भी एक ऐसा कोई भाग नहीं है, खुद का कोई भी एक स्पेस नहीं है, केवल एक लाइन से दिखाते हैं, क्योंकि ये मोस्टली हम में क्या हो चुकी है? पार्स डिस्टैलिस में क्या हो चुकी है? मर्ज हो चुकी है। न्यूरो हाइपोफाइसिस में ही होता है एक और, इसी में बोला जाता है पार्स नर्वोसा। क्या बोला जाता है? पार्स नर्वोसा। अब इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। सबसे पहले हमने पीयूष ग्रंथि के दो भाग पढ़े, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस के दो भाग हो गए, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया। और जो न्यूरो हाइपोफाइसिस का केवल एक ही भाग है, पार्स नर्वोसा। इतना क्लियर है? पार्स इंटरमीडिया लगभग हम मानव के अंदर क्या हो चुका है? मर्ज हो चुका है। किसके अंदर? पार्स डिस्टैलिस में। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा मैम ने अग्र पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि के बारे में सुना है, एडिनो और न्यूरो के बारे में नहीं सुना है। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ रहे हैं बच्चा, क्योंकि हम 11th क्लास का, हम नीट के लेवल का कोर्स पढ़ रहे हैं। तो उसमें जो आपकी नीट, जो आपकी एनसीईआरटी है, उसमें क्लियर दे रखा है कि जो एडिनो हाइपोफाइसिस है, जिसके दो भाग है, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया, उसमें बोला गया है कि पार्स डिस्टैलिस को ही हम क्या बोल देते हैं? अग्र पीयूष ग्रंथि बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अग्र पीयूष ग्रंथि। किसको बोला गया है अग्र पीयूष ग्रंथि? पार्स डिस्टैलिस को बोला गया है। पार्स डिस्टैलिस किसको बोला गया है? पार्स डिस्टैलिस को बोला गया है। तो पार्स डिस्टैलिस को क्या बोल दिया? अग्र पीयूष ग्रंथि। बट लेकिन ह्यूमन में कभी कभी एडिनो हाइपोफाइसिस को भी अग्र पीयूष ग्रंथि बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? क्योंकि पार्स डिस्टैलिस के अंदर ही पार्स इंटरमीडिया क्या हो चुका है? मर्ज हो चुका है। पर अगर आप एनसीईआरटी के एक लाइन अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से दिखेगा, उसमें बोल रखा है कि पार्स डिस्टैलिस को ही हम क्या बोलते हैं? अग्र पीयूष ग्रंथि। इतना क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं।
अब आपको मेन कॉन्सेप्ट मुझे ये बताना है कि आपने देखा कि पश्च पीयूष ग्रंथि तक तो डायरेक्ट तंत्रिकाक्ष आ रहा है, पर अग्र पीयूष ग्रंथि क्या कर रही है, जो आपके यहाँ वाले जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन है वो किसके द्वारा आ रहे हैं, हाइपोफाइसियल निवाहिका शिरा। निवाहिका मतलब होती है अंग को अंग से जोड़ने वाली, तो ये हाइपोथैलेमस है, ये पीयूष ग्रंथि है, कौन जोड़ रही है, हाइपोफाइसियल निवाहिका शिरा। फाइसिस का, हाइपोफाइसिस का मतलब क्या होता है, पीयूष ग्रंथि और निवाहिका शिरा, तो समझ रहे हैं आप, ठीक है। आपको इसके अलावा ये चीज़ समझनी है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो कौन दे रहा है, हाइपोथैलेमस, कि भाई तुम अब इसको रिलीज करो, अब तुम रोको, कौन दे रहा है, हाइपोथैलेमस। पश्च पीयूष ग्रंथि में एक बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन है कि पश्च पीयूष ग्रंथि कोई भी हार्मोन का, पश्च पीयूष ग्रंथि किसी भी हार्मोन का संश्लेषण नहीं करती है, किसी भी हार्मोन का संश्लेषण नहीं करती है। केवल हार्मोन का क्या करती है, संचय व स्त्रवन करती है। केवल हार्मोन का क्या कर रही है, संचय व स्त्रवन करती है। कौन करती है, पश्च पीयूष ग्रंथि। ये चीज हमेशा याद रखना। मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से ऐसे हार्मोन है कि जो पश्च पीयूष ग्रंथि संचय और स्त्रवन करती है, वो अपन पढ़ेंगे, बट आपको इतना से याद रखना है पहले कि पश्च पीयूष ग्रंथि किसी भी हार्मोन का संश्लेषण नहीं करती है, केवल हार्मोन का क्या करती है, संचय व स्त्रवन करती है। इतना क्लियर है। अब मैंने जो आपको ये क्लासिफिकेशन बताया, इस क्लासिफिकेशन को मैं आपको लिखकर पूरा बता देती हूँ, एक चार्ट बना के। सपोज करना ये पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि को उसकी आंतरिकी संरचना के अनुसार आंतरिकी आकारिकी के अनुसार, ठीक है, दो भागों में विभाजित करा गया है। एक तो एडिनो हाइपोफाइसिस और एक कौन सा है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। इतना समझ में आया बच्चा। एडिनो हाइपोफाइसिस के भी दो भाग बता दिए हैं, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। और न्यूरो हाइपोफाइसिस का कौन सा है, केवल एक ही, पार्स नर्वोसा। क्लियर है इतना। फिर मैंने बताया था कि पार्स डिस्टालिस को ही हम क्या बोलते हैं, अग्र पीयूष ग्रंथि बोल रहे हैं। अगर आप एनसीईआरटी की लाइन बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आप लोग को एक चीज़ याद रखना कि पार्स डिस्टालिस को ही अग्र पीयूष ग्रंथि कहा जाता है, एनसीईआरटी में दे रखा है। और एडिनो हाइपोफाइसिस के दो भाग बता रखे हैं, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। इसके अलावा ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि पश्च पीयूष ग्रंथि किसी भी हार्मोन का संश्लेषण नहीं कर रही है। मैं बार बार इस लाइन को बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट कर रही हूँ। केवल क्या करती है, हार्मोन का संश्लेषण करती है और स्त्रवन करती है। इतना समझ में आया बच्चों, ठीक है। अब आगे देखते हैं।